नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी हमारी और प्रश्न नंबर 9 तक हम कर चुके थे पिछली एक्सरसाइज में। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 ये कहता है कि अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। एक काले रंग की और एक सफ़ेद रंग, एक काले रंग की और एक लाल रंग की का पासा फेंका गया। तो दो पासे फेंके गए, एक लाल का और एक काले का। तो अगर पहले काले का पहले ले लें तो जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा वो होगा या तो दोनों पे 1, या पे पहले पे 1, लाल पे 1, मतलब काले पे 1, लाल पे 2 एंड सो ऑन, ऐसे 1 6, फिर ऐसे 2 1। तो इस तरह से आखिर में 6 1 से 6 6 तक, तो कुल मिलाकर 36 केस होंगे टोटल। अब आप देखेंगे पहला जो पार्ट कहते हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। कहते हैं कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है कि जो डाइस पे जो दोनों डाइस का योग जो हो वो 9 हो, जबकि ये पता है कि काली वाली जो डाई है उस पर रिजल्ट 5 हो। तो हमने जो सैंपल स्पेस बनाया था ये मान के चलाया कि पहले वाला जो डाइस है उस पर जो रंग आ रहा है वो काले पर वाला रंग है, और दूसरी वाली जो डाइस पर जो नंबर है वो रेड डाइस है। तो पहली पे आपका संख्या 5 होनी चाहिए। तो यानी 5 1, 5 2, 5 3 और कहाँ तक, 5 6 तक। तो ये वाला जो इवेंट होगा वो होगा कि काले पर 5 आया। तो हम कहते हैं, माना हमने ए का मतलब काले पासे पर संख्या 5 आई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काले पासे आने की संभावना कितनी हुई? काले पर 5 आने की कितने तरीके हुए? 6 टोटल, कितने में से? 36 में से, यानी 1/6। अब कहते हैं कि दोनों पर योग, यानी बी जो है बी इवेंट माना, तो दोनों पे योग ग्रेटर देन 9 हो, 9 से बड़ा हो, यानी योग 9 से बड़ा हो। दोनों पासों पर योग 9 से बड़ा हो। तो इसमें कौन कौन से केस आएंगे? योग तो इसमें आएगा 9 के लिए कम से कम 3 6, 4 5, 5 4, 6 3। 9 से बड़ा तो मतलब 9 नहीं, तो ये नहीं आएगा। 9 से बड़ा या तो 10 होगा, या 11 होगा, या 12 होगा। तो 10 के लिए हुआ आपका 4 6 5 5 और 6 4, क्योंकि 9 से बड़ा है, 9 नहीं। तो 9 से बड़ा योग या तो 10 होगा, और अगर 11 होता है तो होगा 5 6, या फिर 6 5, और 12 के लिए 6 6। तो ये बी की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है, बी आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पता है कि ए आ चुका है। यानी पहले पासे पर 5 आएगा, काले पासे पर 5 आएगा, और योग क्या हो, मतलब पहले पासे पर 5 आ चुका है तब योग आपका 9 से बड़ा हो। तो पी बी बाई ए का होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? बी आपका ये रहा, ए कितना है? ए ये वाला, यानी पहले पर 5 आए। तो ये 6 तरीके से आएगा। अब इन दोनों में कौन कौन से हैं? तो एक तो 5 5 है और एक 5 6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ आपका 5 5 एंड 5 6। तो
इसकी प्रॉबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 2/36 यानी 1/18। तो इस तरह से पी बी अपॉन ए हुआ 1/18 अपॉन पी ए था आपका 1/6, तो ये हुआ 6/18 यानी 1/3। तो ये पता है कि पहले डाइस पर, काले डाइस पर संख्या 5 आए तब योग आपका 9 से बड़ा हो, तो इसके कितने 1/3 प्रोबेबिलिटी इसकी बैठेगी। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट ये कहता है सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि योग जो है वो 8 हो जबकि लाल पासे पर जो संख्या हो 4 से कम हो। तो ए हमने माना कि दोनों पासों पर योग 8 है। घटना बी माना कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम हो। घटना ए है कि दोनों पासों पर योग 8 है। घटना बी ये है कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। तो आपसे पूछा है पी जब, यानी पता है कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम है, तब दोनों का योग 8 आने की प्रायिकता, यानी A/B पूछा है। तो इसका सूत्र होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये आपका सूत्र है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी निकालना है, उनकी प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो अगर मैं ए पर आऊँ तो पहले ए देखिए कि दोनों पासों पर योग कितना हो, 8 हो। तो कैसे कैसे होगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ये ए सेट हुआ। बी सेट, लाल पासे पर संख्या 4 से कम हो। लाल पासा मतलब हमने दूसरा माना था, पहला वाला काला पासा, दूसरा लाल पासा। तो इसमें क्या होगा, इस पे संख्या 3 से 4 से कम हो, यानी 1 हो या 2 हो या 3 हो। तो दूसरे वाले पर 1 होना चाहिए, पहले पे कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया 6 1 तक। 6 तो ये किससे हो गए, जब पहले पासे पर मतलब लाल पासे पर 1 हो, काले पर कुछ भी हो, या फिर लाल पासे पर 2 हो, काले पर कुछ भी हो, या फिर लाल पासे पर 3 हो, काले पर कुछ भी हो। तो कुल इतने तरीके से लाल पासे पर संख्या 4 से कम होगी, यानी कुल 36 में से 18 केसेस ऐसे हैं जिसमें लाल पासे पर संख्या 4 से कम होगी, यानी 1 या 2 या 3 संख्या कोई सी एक हो सकती है। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, क्योंकि हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अब इन दोनों में कॉमन देखिए 2 6 है, तो 2 6 यहाँ भी है, यहाँ बीच में 2 6 होगा। 2 6 क्योंकि 6 नहीं लेना है, क्योंकि दूसरे पाले पर 3 से कम है, तो 2 6 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा। तो सिर्फ क्या है, 5 3 है और 6 2 है। तो दो ही संख्याएं दोनों में कॉमन है, क्योंकि दूसरे वाले पासे पर यानी लाल वाले पासे पर संख्या 4 से कम होनी चाहिए थी। ना 4 होगी, ना 5 होगी, 6 होगी, ना 6 होगी, सिर्फ 3 या 2 में से कोई एक हो सकती है। तो ये बैठा आपका दो तरीका। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुआ 2/36 और पी बी हुआ कितना, 18 36 में से। तो इसलिए पी ए अपॉन बी हुआ आपका, ए इंटरसेक्शन बी की जगह 2/36 और ये 18/36। तो ये बैठा 1/9। ये आपका उत्तर आया। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं।
एक पासा फेंका गया और इवेंट ई जो है वो पासे पर संख्या 1, 3, 5 को दर्शाता है। इवेंट एफ है जो पासे पर 2, 3 को दर्शाता है। इवेंट जी है जो पासे पर 2, 3, 4, 5 को दर्शाता है। तो आपसे पूछा गया है पहला पार्ट पी ई अपॉन एफ तथा पी एफ अपॉन ई पूछा है आपसे। तो पी ई अपॉन एफ हो या एफ अपॉन ई हो तो ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए। जब पासे को आप उछाल रहे हैं एक पासे को तो उसमें कुल जो आपके आउटकम्स अच्छे होंगे तो ई होने की ई की प्रोबेबिलिटी 3 कितने में से 6 में से 1/2। एफ की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 6 यानी 1/3। और ई इंटरसेक्शन एफ इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ संख्या 3। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हुआ 1/6। ये तीनों निकाल लिए। अब आप पी ई अपॉन एफ निकालेंगे। पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ये हुआ आपका पी इंटरसेक्शन एफ यानी 1/6, पी एफ यानी 1/3, 3/6 यानी 1/2। पी एफ बटे ई, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, ये होगा आपका 1/6, 1/2, 2/6, 1/3। ये था आपका पहला पार्ट। आते हैं सेकंड पार्ट पर। पी ई अपॉन जी और पी जी अपॉन ई। तो पी ई अपॉन जी एंड पी जी अपॉन ई, इसके लिए ई और ई की प्रोबेबिलिटी निकली हुई है, पी जी निकालना पड़ेगा और जी इंटरसेक्शन ई। जी इंटरसेक्शन ई निकालते हैं। जी और ई में क्या क्या कॉमन है? 3 and 5, 3 and 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हम पहले ही निकाल चुके थे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1, 2, 3, 4 यानी 4/6, 2/3। एंड पी जी इंटरसेक्शन ई इज़ 2/6 यानी 1/3। तो इस तरह से पी ई अपॉन जी इज़ पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो ये हुआ आपका 1/3। जी इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन सी, जी एक ही बात होती है। पी जी इज़ 2/3, रह गया 1/2। देन कम्स जी अपॉन ई, इट इज़ पी ई इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। पी इंटरसेक्शन जी is 1/3 and PE 1/2। तो ये हो गया आपका 2/3। Then becomes third part, PE union F अपॉन जी। तो इसमें सीधा सूत्र लगाऊंगी। मैंने आपको सूत्र बताया था कि प्रॉपर्टी 2 के नाम से, पिछले वीडियो में बताया था। प्रॉपर्टी 2 जो थी ये बताया था कि ए यूनियन बी अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी होगी पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। तो पी ए अपॉन एफ, तो अगर हम इससे यही सूत्र यहाँ लगाएं, इस प्रॉपर्टी को यहाँ प्रयोग करें तो ए की जगह ई और बी की जगह एफ और जी एफ की जगह जी। तो इसे करेंगे ई अपॉन जी प्लस पी एफ अपॉन जी
माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, ये वाला सूत्र लगेगा। तो अब पी ई अपॉन जी आप निकाल चुके हैं 1/2, एफ अपॉन जी आपने नहीं निकाला, तो ये इसका सूत्र होगा पी एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, और इसका सूत्र होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। इसको अगर x मान लें तो x अपॉन जी का मतलब x इंटरसेक्शन जी, तो x इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, ये आपका सूत्र बना। तो ये चूँकि पहले ही निकाल चुके थे, ई अपॉन जी आप पहले ही निकाल चुके थे। हाँ, कहाँ, ई अपॉन जी ये रहा। अब f इंटरसेक्शन जी, तो f इंटरसेक्शन की जी के लिए आप f इंटरसेक्शन जी निकालो, चाहो तो यहाँ निकाल लो। f और g में कॉमन कितना आ रहा है, 2 3, क्योंकि f g का सबसेट है तो f के बराबर ही आ रहा है। तो जो f की प्रोबेबिलिटी है वो ही g की प्रोबेबिलिटी, और f की प्रोबेबिलिटी आपने देखी थी कितनी, 1/3। तो f इंटरसेक्शन g की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। तो ये हुआ 1/2, f इंटरसेक्शन g की प्रोबेबिलिटी 1/3, g की प्रोबेबिलिटी 2/3। अब e इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन g, e इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन g, e f और g में क्या कॉमन है, तो इसमें सिर्फ 3 कॉमन है। 2 और 3 इसमें है, सबसे छोटा 2 इसमें नहीं है और 3 सब में है, तो ये सिर्फ आपका आएगा 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये हुआ 1/6, और पी जी आपका निकला था 2/3, तो हुआ 1/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2 इंटू 6, तो 1 माइनस 1/4 कम्स आउट टू बी 3/4। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अभी इसमें एक और रह गया है, ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ अपॉन जी था, अब एक और रह गया इसी में, थर्ड में ही 2 पार्ट दे रखे हैं, बल्कि ये वाला, ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट बताया हुआ है, मतलब ये इसमें पूछा गया ई इंटरसेक्शन अपॉन जी, तो ये मैंने यहीं सॉल्व कर दिया। ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1/4। तो चाहे तो अलग से कर लीजिए, इसमें जो दूसरी चीज़ पूछी है आपसे, थर्ड पार्ट में ही 2 चीज़ें पूछी है, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी ये पूछा है, और ये मैं पहले ही बता चुकी, पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, चूँकि उसमें निकालना पड़ा था और कायदे में पहले ये पूछा जाना चाहिए था, तो ये मैं बता चुकी थी 1/6, और पी जी था आपका 2/3, 3/2 इंटू 6 1/4। तो ये वहाँ भी कैलकुलेट कर दिया था, अलग से भी कैलकुलेट कर दिया है। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये मानते हुए कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज़ इक्वली लाइकली टू बी बॉय और अ गर्ल, ये मानते हुए कि किसी परिवार में किसी लड़की और लड़के के पैदा होने की प्रायिकता बराबर है, संभावना बराबर है। फिर कहते हैं कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि दोनों लड़कियां हों, जबकि दिया है कि बड़ी वाली गर्ल है, और सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 1 गर्ल है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे होने की क्या संभावनाएं हैं, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा, बड़ी वाली बिटिया होगी, बेटी होगी, छोटी भी बेटी, या बड़ी बेटी छोटा बेटा, सन, एस फॉर सन, या बड़ा बेटा छोटी बेटी, या दोनों ही बेटी।
ये आपकी टोटल आउटकम्स बने। एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो जो जो संभावनाएं बनते हैं लड़के और लड़की की, ये टोटल आपके हैं। आगे क्या कहते हैं, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही लड़कियां हों, जबकि दिया हुआ है पहला पार्ट कि यंगेस्ट यानी छोटी वाली लड़की हो। तो अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए आप ए जो है ए निकालनी, ए प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही पुत्री हो, बड़ी भी और छोटी भी। तो ए क्या होगा, जी के बराबर, सिर्फ ए की। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, बेसिकली सिर्फ ये पूछा जाता कि दोनों की लड़की होने की प्रायिकता क्या है तो सिर्फ इतना बताते। लेकिन अब यहाँ कंडीशन लगी है। पहली कंडीशन ये क्या, छोटी लड़की, छोटा जो बच्चा हो वो लड़की हो। तो बी इवेंट मान लेते हैं कि छोटा बच्चा लड़की हो। आपसे पूछा है ए अपॉन बी, यानी दोनों के पुत्री होने की क्या संभावना, जबकि पता है कि छोटा बच्चा लड़की हो। तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब छोटा बच्चा लड़की होने के कितने केसेस होंगे, तो छोटा बच्चा गर्ल लड़की कहाँ है, या तो यहाँ है या यहाँ है, यानी जी या फिर एस जी। ए इंटरसेक्शन बी कि दोनों लड़कियां और छोटा बच्चा गर्ल हो तो किसके बराबर, जी होगा। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 1/4। ये मैंने निकाल दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है कहीं भी। एंड पी बी हुआ 2/4, यानी 1/2। इसलिए पी ए अपॉन बी हुआ, ए इंटरसेक्शन बी की जगह 1/4 और ये हो गया 1/2। तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2। यानी ये पता है कि छोटी लड़की हो तो दोनों ही लड़कियां हों, इसकी प्रायिकता होगी 1/2। सेकंड केस ये है कि दोनों की पुत्री होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि पता है कि कम से कम एक लड़की हो। तो अब की बार जो बी इवेंट बना, कम से कम एक लड़की हो, कंडीशनल चेंज हो गई, यहाँ बी चेंज हो गया। यहाँ बी क्या था कि छोटी लड़की हो, यहाँ बी क्या है, कम से कम एक लड़की हो। तो जो बी बनेगा वो क्या होगा, एक लड़की का मतलब ये और ये, कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज़्यादा, तो दोनों भी हो सकती हैं, या फिर छोटी लड़की बड़ा लड़का या बड़ी लड़की छोटा लड़का। तो 3 तरीके से कम एक लड़की वाली कंडीशन पूरी होती है। तो आपसे पूछा है पी ए अपॉन बी, आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए आपका था जी और ये है बी, तो कॉमन उसमें जी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुआ 1/4, 1 और टोटल केसेस 4 थे। एंड पी बी आप पहले ही निकाल चुके हैं, पी बी, अच्छा बी चेंज हो गया तो पी बी कितना है आपका, 1 2 3, 3/4। तो इस तरह से पी ए अपॉन बी बना पी इंटरसेक्शन बी यानी 1/4, 3/4 इज पी बी। तो 1/3 इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है, एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy true and false questions and 200 difficult true and false question। एक इंस्ट्रक्टर है जिसे पेपर बनाना है, उसके पास क्वेश्चन बैंक है और उसमें 300 क्वेश्चंस तो ट्रू एंड फॉल्स के हैं, पर इजी वाले ट्रू एंड फॉल्स के हैं, और 200 क्वेश्चन भी ट्रू एंड फॉल्स के ही हैं, पर ये डिफ़िकल्ट हैं, थोड़े मुश्किल वाले हैं। तो कुल इस तरह से 500 क्वेश्चंस का उसके पास बैंक है। और भी हैं,
500 क्वेश्चंस हैं उसके इजी मल्टीपल चॉइस, आसान प्रकार के मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय, इजी हैं, इजी टाइप के। तो ये हैं 500 क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स का मतलब होता है सत्य असत्य वाले, असत्य, सत्य असत्य सत्य यानी ट्रू एंड फॉल्स के इजी क्वेश्चंस 300 हैं, डिफिकल्ट 200 हैं। मल्टीपल चॉइस में इजी हैं जो क्वेश्चन वो 500 टोटल उसके पास हैं, और जो डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस वो टोटल क्वेश्चन है उसके पास है 400। तो 500 प्लस 500 प्लस 400 यानी कुल 1400 क्वेश्चंस का उसके पास बैंक बना हुआ है। तो 1400 क्वेश्चंस उसके पास हैं। अब कहते हैं एक क्वेश्चन चुना गया एट रैंडम इसी क्वेश्चन बैंक में से, कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चुना गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वो एक आसान क्वेश्चन हो उसकी क्या प्रायिकता, जबकि ये दिया हुआ है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो इवेंट ई यानी जिसकी प्रायिकता हमें पूछी है वो ई मान लिया, और ये ई क्या है कि क्वेश्चन कैसा हो, इजी, आसान, आसान प्रश्न हो, इजी क्वेश्चन यानी आसान प्रश्न। अब आसान प्रश्न हमारे पास कुल कितने हैं, 300 प्लस 800 500, यानी कुल हमारे पास 800 प्रश्न आसान हैं, चाहे ट्रू एंड फॉल्स के हों चाहे बहुविकल्पी हों। तो एक चुनने की एक क्वेश्चन चुना गया तो उसमें ई की प्रोबेबिलिटी यानी वो आसान क्वेश्चन चुना जाए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 800 C1 यानी 800, यानी कोई एक क्वेश्चन चुनने की, चूँकि यहाँ क्रम नहीं है यहाँ संचय है, तो एक चुनना है तो 800 में से एक चुनने का प्रकार होता है 800 C1, या यूँ कह लो 800 चॉइसेस आपके पास हैं। दूसरी जो कंडीशन लगी है कि ये दिया हुआ है, जो इसे आप एफ मान लीजिए, तो एफ कहता है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस यानी प्रश्न बहुविकल्पीय हो, क्वेश्चन शुड बी मल्टीपल चॉइस। ये अब एफ जो है मल्टीपल चॉइस कितने हैं टोटल 900, तो 900 क्वेश्चंस आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं, और इनमें से एक चुनना है तो कितनी चॉइसेस होगी आपके पास, 900 तरीके से चुन सकते हैं यानी 900 C1। तो ये तरीका है आपका। आपसे पूछा है पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ हुआ पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि क्वेश्चन आसान भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो। तो आसान भी हो मल्टीपल चॉइस हो तो कितने हैं, 500 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 500 क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हुई, मैं इसमें नंबर बताऊंगी, एन एफ, ये नंबर ऑफ ई सेट, ई में कितने क्वेश्चन चॉइसेस होंगी, 800 हैं। तो पी ई जो हुआ, पी ई इंटरसेक्शन एफ हुआ, 500 क्वेश्चन है, 500 में से एक चुनने का प्रकार 500 C1 अपॉन टोटल क्वेश्चन थे 1400 C1, तो 500 अपॉन 1400 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हुआ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब हुआ, एफ क्या था आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे आप पे 900, तो 900 में से एक चुनेंगे तो वो आपका एफ पूरा होगा, और टोटल केसेस थे 1400 C1, तो ये बैठा 900 बटे 1400। तो इस तरह से पी ई अपॉन एफ बना आपका 500 अपॉन 1400, 900 अपॉन 1400, तो 5 अपॉन 9 यानी 5 अपॉन 9 आपका प्रोबेबिलिटी आ गई कि आसान प्रश्न चुनने की, जबकि पता है
कि जो प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस में से ही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 ये कहता है, दिया गया है कि जो दो डाइस को थ्रो किया गया, दो पासों को फेंका गया, दो पासे को फेंकने पर जो संख्या आती है टोटल, उसके आउटकम्स हैं आपके 36 होते हैं, आपको सब पता है। दो आउटकम्स में टोटल आपके ऐसा हुआ 1 1 1 2 1 6 से, और फिर 2 1 से लेकर और इस तरह से 6 6 तक जाएंगे। तो टोटल केसेस आपके 36 होते हैं, टोटल आउटकम्स। अब कहते हैं ये दिया हुआ है कि दोनों पे नंबर जो हैं वो अलग अलग हो, दोनों पे एक ही नंबर ना हो। तो इवेंट ए की दोनों पासों पर संख्या भिन्न हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो। तो इसमें यानी एस में ए जो होगा सेट, वो एस में से कौन कौन से छूटेंगे? 1 1 छूटेगा, 2 2 छूटेगा, 3 3 छूटेगा, 4 4 छूटेगा, 5 5 छूटेगा और 6 6 छूटेगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों पे अलग अलग संख्या आएंगी। तो ये ए सेट हो गया। और फिर कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो बी जो है इवेंट हमने माना कि दोनों पे सम जो हो, दोनों डाइस पे जो सम हो कितना हो? 4 हो। दोनों पासों पर योग 4 हो। तो दोनों पासों पर योग 4 कैसे होगा? 1 3 2 2 3 1। इन तरीकों से दोनों पासों पर योग 4 होगा। आपसे पूछा है कि दोनों पासों पर 4 होने की, योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया गया है कि दोनों पर डिफरेंट अलग अलग संख्या होनी चाहिए। तो ये हुआ पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए यानी ए की प्रोबेबिलिटी। इसमें कुल 36 केस थे, 36 में से 6 हट गए, रह गए 30। तो ये हो गया 30/36 ए की प्रोबेबिलिटी। और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए कितना होगा? 3/36। तो जब यहाँ रखेंगे पी बी अपॉन ए में, तो 3/36 अपॉन 30/36, 3/30, 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, हो सॉरी गलती हो गया। ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ये गलती होगी, ये तो बी है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाला। तो इंटरसेक्शन बी में होगा 1 3 और 3 1, गलती हो गई है, ये 3 नहीं है, ये 2 है, 2/36। ये सॉरी प्रोबेबिलिटी बी की निकाल दी, ध्यान नहीं दिया उस पर। 2/30 तो ये हो गया 1/15। तो ये था क्वेश्चन 14। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट को कंसीडर कीजिए। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक पासे को फेंका जाता है, फिर अगर 3 का मल्टीपल आता है तो दोबारा से पासा फेंका जाता है। अगर कोई और नंबर फेंक आता है तो सिक्का उछाला जाता है। तो अब आपका एक्सपेरिमेंट हुआ, पहले पासा फेंका जाएगा, पहले पासा फेंका, यदि 3 आया तो दोबारा पासा फेंका, और यदि कोई और संख्या आई
तो सिक्का उछाला गया। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका था। तो आप सैंपल स्पेस बनाएंगे कि अगर पासे पर 3 संख्या आई तो दोबारा से पासा फेंका गया तो दोबारा संख्या या तो 1 आएगी या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो पहले पासे पर 3, दूसरे पर 1, पहले पे 3, दूसरे पे 2, या पहले पे 3, दूसरे पे 3, 3 4, 3 5, 3 6। और अगर पहले पे 3 नहीं है यानी 1 हुआ तो फिर सिक्का उछला, सिक्के में हेड या टेल आएगा। 2 होता है, पहले 2 आता है पासे पर तो फिर हेड या टेल। 4 आता है तो फिर हेड और टेल। 5 आता है तो फिर हेड या टेल। और 6 आता है तो फिर हेड या टेल। तो ये टोटल आउटकम्स होंगे। 1 2 4 5 या 6 आने पर सिक्का उछाला जाएगा, सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से 5 × 2 10 तो ये हो गए, और 3 आने पर पासा दोबारा उछाला जाएगा, तब ये आउटकम संभव है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कुल आउटकम्स होंगे 16। अब आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि जबकि कॉइन हमेशा टेल शो कर रहा है, जबकि दिया हुआ है कम से कम एक डाइस पर 3 हो। तो अब 2 में कंडीशन निकालनी है। तो ए हमने पहली जो एक सेट मान लिया, माना सेट ए है या इवेंट ए है कि कॉइन शोज अ टेल, सिक्का टेल को शो करता है, दिखाता है। टेल मतलब पट, सिक्के में पट दिखाई दे रहा है, टेल दिखाना है। तो ये तो ए में क्या क्या हो गए? सिक्के में टेल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यानी 1T 2T 4T 5T 6T। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। सेट बी जो है ये दिया हुआ है कि एटलीस्ट 1 डाइस चूज अ 3, कम से कम एक पासे पर संख्या 3 आए, ये हमने भी मान लिया। तो कम से कम एक पासे पर संख्या 3 आए तो पासे या तो यहीं उछलेंगे, जब पहले पे 3 आए तो दोबारा पासा उछला, तो सिर्फ केसेस क्या हो गए? बाकी यहाँ पर पहले में पासे में 3 नहीं आ रहे, दूसरे पे पासा ही नहीं उछल रहा। तो ये बिल्कुल किसके बराबर होगा? 3 1 3 2 3 3 से 3 6 तक। तो आपसे पूछा है पी ए इंटरसेक्शन पी ए अपॉन बी पूछा है आपसे, यानी जबकि दिया हुआ है कि कम से कम एक पासे पर 3 आए तब टेल आने की क्या संभावनाएं हैं। तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी कितना हुआ आपका? 6/36, नहीं 6/16। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 सेट हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0/6/16 यानी 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हुई, क्योंकि अगर पता है कि संख्या 3 आ गई तो सिक्का उछलेगा ही नहीं। जब सिक्का उछलेगा ही नहीं तो टेल कहाँ से आएगा? तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहता है पी ए इज इक्वल्स टू 1/2 दिया है, पी बी आपको दिया है 0। तो आपसे कहते हैं पी ए अपॉन बी पूछा है, कितना होगा? तो पी ए अपॉन बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी अगर 0 है, पी बी अगर 0 है तो पी बी होता आपका एन बी अपॉन एन एस, यानी एन बी कितना हुआ? 0, यानी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई?
0, यानी बी में कैसा सेट हो गया, 5 सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, यानी एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, ये भी आपका 5 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी जो नंबर होंगे 0, तो ये होगा 0/0 जो कि नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए सी पार्ट इसका करेक्ट होगा, नॉट डिफाइंड। प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17 में ये कहते हैं ए और बी दो इवेंट्स इस तरह से हैं कि पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए आपको दिया हुआ है, तब इनमें से कौन सा सही है। तो इसका मतलब होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और ये होगा पी बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होंगी। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली पी ए कम्स आउट टू इक्वल टू पी बी। तो जो डी पार्ट है वो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये जो आपकी क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन इस तरह से ये पूरा होता है और ये एक्सरसाइज पूरी होती है। इतना कीजिए, फिर अगले उसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कराएंगे। थैंक यू।